नमस्कार दर्शकों, मैं सिमरन HP न्यूज़ 24 से। जैसा कि देखा गया है कि आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर परिवारों में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं और वो छोटी छोटी वाद विवाद को लेकर लोग कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं। और ये बहुत बड़ा मुद्दा आज की समय में हो गया है, जिसमें तलाक की मामले बहुत बढ़ गए हैं। तो आज हम उसी सब बातों पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही अनुभवी एडवोकेट हमारे साथ हैं, मोनिका राजपाल जी। मोनिका जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट मोनिका राजपाल, रायपुर से। मैं फैमिली कोर्ट और क्रिमिनल केसेस सारे देखती हूँ जी। हाँ, तो मोनिका जी, जैसे कि बताइए कि जब एक परिवार में इस तरह के विवाद होते हैं तो जैसे कई महिलाएं हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि करना क्या है, कि पहले महिला थाने जाएं। और कई बार ऐसा होता है कि महिला थाने में काउंसलिंग के दौरान कई बार रिश्ते वापस बन भी जाते हैं, तो किसी को पता ही नहीं होता है कि पहले कैसे इन सब चीज़ों से हैंडल हो, इन चीज़ों को कैसे हैंडल करें। तो हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को इन सब के बारे में कुछ बताइए। पहले क्या होता था कि जैसे ही आपने कंप्लेन की तुरंत FIR रजिस्टर होती थी। अभी ये हो गया है कि पुलिस वाले सबसे पहले जब आपकी शिकायत लेते हैं, उसके बाद वो आपको मध्यस्थता केंद्र भेजते हैं, आपकी काउंसलिंग्स करवाते हैं कि ताकि बहुत सारे रिश्ते उस बीच ही बहुत सही हो जाते हैं। और अगर वहाँ से भी उसका सुझाव नहीं मिलता है तो उनको न्यायालय की शरण में जाने के लिए बोला जाता है। तो मोनिका जी, जैसे कई बार देखा गया कि पहले कोर्ट में केस दर्ज हो गया और बाद में कंप्लेन हो रही है, तो ऐसे मामले में क्या होता है? ये डिफरेंट केसेस के लिए है। कोर्ट में केसेस से पहले एक काउंसलिंग लेना ज़रूरी हो जाता है। कुछ पर्टिकुलर ऐसे केसेस है जो उसके बिना भी रजिस्टर हो सकते हैं, जैसे सेक्शन 9 हो गया, सेक्शन 11 हो गया। इनके लिए आपको वैसे प्रॉपर काउंसलिंग की नीड नहीं होती है, बट फिर भी एक वो जो प्रोसीजर है वहाँ से आप होकर अगर काउंसलिंग करवा कर फिर आते हैं तो आपका एक ये चीज़ क्लियर होती है कि आपने कहीं ना कहीं अपना रिश्ता बचाने की कोशिश की। अच्छा मोनिका जी, जैसे कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को घर से निकाल देता है या वाइफ घर छोड़ के खुद चली जाती है, तो क्या ऐसे में केस पे फ़र्क पड़ता है? इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वाइफ अगर घर छोड़कर चली जाती है बिना किसी रीज़न के तो हस्बैंड सेक्शन 9 लगा सकते हैं। अगर वाइफ खुद से गई है तो सेक्शन 9 लगेगा। अगर हस्बैंड ने निकाला है तो उसके अगेंस्ट महिला के पास बहुत सारे अधिकार हैं कि वो उनके अगेंस्ट केस कर सकती है, बट उस कंडीशन में सेक्शन 9 नहीं लगेगा। हस्बैंड या वाइफ दोनों में से जो पार्टी साथ रहना चाहती है वो पहल करके सेक्शन 9 लगवा सकती है। अच्छा, ये सेक्शन 9 क्या होता है, इसके बारे में बताइए। सेक्शन 9 है किसी भी वैलिड रीज़न के बिना अगर हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तो सेक्शन 9 के थ्रू वो उनके साथ रहने के लिए एक कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं, जिसके अनुसार जज उस पर फैसला देते हैं कि आप इनके साथ रह सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता है क्या कि जज ने ऑर्डर दे दिया तो अगर महिला नहीं जाना चाहती तो भी उसको जाना ही पड़ेगा? नहीं, उसकी कोई बाउंडेशंस नहीं होती हैं। जज ने फैसला दे दिया, उसके बाद भी वो महिला के ऊपर डिपेंड करता है या पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग साथ रहना चाहते हैं या नहीं। तो अब हम आते हैं कि डिवोर्स की, जैसे कि 13A और 13B जो होता है, सेक्शन 13B, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? 13A में दोनों पक्षकारों में से कोई भी ये डाइवोर्स लगा सकता है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको एक लंबा टाइम पीरियड मिलता है कि हो सकता है इस रिश्ते को सुधारा जा सके। जब काउंसलिंग होती है, मध्यस्थता केंद्र भेजा जाता है, तो वहाँ पर बहुत बार बहुत रिश्ते बन जाते हैं और अगर नहीं हुआ तो उसमें डाइवोर्स की स्थिति आती है। 13B में होता है दोनों पार्टीज़ की म्यूचुअल कंसर्न से। उसके लिए कुछ शर्तें होना ज़रूरी हैं, जैसे कि एक साल के आसपास का टाइम पीरियड होना चाहिए दोनों के डिस्टेंस का। दूसरा होना चाहिए कि दोनों की रजामंदी होनी चाहिए म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए। और तीसरा है कि उसमें 6 महीने का टाइम पीरियड लगता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन के हिसाब से आप कूलिंग पीरियड का एप्लीकेशन मूव करके आप उसको कुछ कम टाइम पीरियड में भी करवा सकते हैं। जैसे कि एक बार अगर कोई जो है मतलब कपल है जो 13B के लिए चले गए हैं, तो क्या ऐसा होता है कि बाद में वो केस लगने के बाद भी पीछे हट सकते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि 13B लग गया, उस बीच में उनकी सुलह हो गई तो उन्होंने वापस से अपना जीवन साथ निर्वाह करने का फ़ैसला ले लिया,
तो वो 13B से डिनाई कर सकते हैं। हाँ, और मोनिका जी जैसे कि जो 125 का जो केस है और अब जो कि अभी 144 हो गया है, तो उसके बारे में बताइए कि ये धारा कब बदली है और ये मतलब जैसे उसको लगाने के लिए क्या क्या महिला को करना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, और ये केस का जो टाइम होता है कितने समय में पैसे बनते हैं कोर्ट द्वारा ऑर्डर होता है, उसके बारे में बताइए। 125 अभी BNS की 144 सेक्शन में कन्वर्ट हुआ है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पत्नी अपने पति के आय के हिस्से में से अपना मेंटेनेंस ग्रांट करवा सकती है, या फिर बच्चा जो नाबालिग हो या फिर ऐसा बच्चा जो बालिग हो, मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, वह ये इस अमाउंट के लिए कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपके पास अगर ये कोर्ट के द्वारा ऑर्डर कर दिया गया, बट बहुत सारे जो हस्बैंड्स होते थे वो पे नहीं करते थे। उसके लिए अभी कोर्ट ने कुछ पर्टिकुलर वो निकाले हैं रास्ते, जिसमें से एक है उनकी संपत्ति कुर्की करवाकर पेमेंट करवाना, या फिर है कि उनकी जो आय है उसमें से ही उनके अकाउंट में डिडक्ट होकर अमाउंट चला जाएगा। ऐसी कुछ कंडीशंस अभी ग्रांट हो गई हैं। अब जैसे कि कुछ केस ऐसे होते हैं कि जैसे उनकी सैलरी आती ही नहीं है, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है या कोई और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें सैलरी का पता ही नहीं चलता है, तो और कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद भी कुछ महीने तो लोग पैसे देते हैं जो हस्बैंड्स होते हैं, उसके बाद नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? अगर हस्बैंड पैसे नहीं दे रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, तो उसमें जेल का भी प्रावधान है। जेल जाने का ये मतलब नहीं है कि वो जेल गए तो वो पैसे देने से बच जाएंगे, मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। जेल जाने का ये मतलब है कि जब तक वो मेंटेनेंस का अमाउंट पे नहीं करते हैं तब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, और उनको मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा, उससे पहले भी बाद में भी उनको देना ही पड़ेगा। तो मैंने केस देखा था जिसमें कुछ ऐसा हुआ था कि हस्बैंड बोल रहा था कि 2 साल 1.5 साल पहले पूरा अमाउंट हो जाए, फिर मैं 1 महीना जेल चला जाऊंगा, क्योंकि इसमें शायद नो बेल होती है ना 1 महीने की, तो उसके बाद तो फिर वो जो अमाउंट जो बैलेंस है वो नहीं देना पड़ेगा। नहीं, तो वो अमाउंट उनको देना ही पड़ेगा, चाहे वो जेल भी जाएंगे तो भी वो अमाउंट उनको देना पड़ेगा। वापस आने के बाद देना पड़ेगा। क्योंकि कुछ हस्बैंड्स को ऐसे लगता है कि चलो लंबे समय तक नहीं देते हैं, फिर जेल चले जाएंगे तो वो पैसा हमारा नहीं, उसके लिए तो ये निकल गया है कानून की उसकी संपत्ति की कुर्की भी करवाकर महिला को उसका मेंटेनेंस ग्रांट करवाया जाएगा। अच्छा, जैसे कई बच्चे होते हैं जो बड़े हैं, बालिग हैं, तो सिर्फ वाइफ के लिए तो कम से कम मेंटेनेंस बनता होगा ना? मान लो वो शारीरिक स्थिति मतलब बीमार है या जो भी है उसके पर्सनल खर्चे के लिए हाँ मिल सकता है। उसमें हस्बैंड की आय पर डिपेंड करता है, उस पर जो फीमेल है उसकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, उसकी ज़रूरतों पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से मेंटेनेंस ग्रांट होता है। अच्छा मोनिका जी, जैसे कि एक केस देखा गया है सेक्शन 11, ये बहुत आई थिंक रेयर केस है जो कोर्ट में लगता है। जी। तो वो किन ग्राउंड्स पे लगता है? उसके लिए सबसे पहला ग्राउंड ये है, इसका मतलब होता है शून्य मैरिज, इनवैलिड अवैध मैरिज। इसमें होता है अगर जीवन साथी के जीवित होते हुए भी बिना डाइवोर्स के महिला या पुरुष दूसरा विवाह कर लेता है तो वो 0 हो जाता है, या फिर वो किसी रक्त संबंध में आते हैं, या फिर कोई ऐसा रिलेशन है पर्टिकुलर जिसमें शादी होना अनिवार्य ही नहीं है। इन सब केसेस में वो सेक्शन 11 लगा सकते हैं। अच्छा, और तो मोनिका जी जैसे कि कुछ हस्बैंड वाइफ हैं जो अलग हुए और तुरंत ही जाके केस कर दिए, तो उसके लिए बताइए कि उसको कम से कम कितना समय चाहिए होता है केस लगाने के लिए? केस देखिए, अगर डाइवोर्स का केस लग रहा है तो उसके लिए तो टाइम म्यूचुअल लग रहा है, तो उसके लिए टाइम पीरियड तो फिक्स है कि 1 ईयर होना चाहिए अलग होने के बाद। यस। और अदर केसेस में अगर मान लीजिए क्रूरल्टी हुई है, कुछ घरेलू हिंसा हुई है, शारीरिक मानसिक रूप से किसी भी तरह की प्रताड़ना हुई है, उसमें वो सीधा जाकर कंप्लेन कर सकते हैं अपने आसपास के किसी भी थाने में। वहाँ उनकी सुनवाई की जाएगी, काउंसलिंग्स की जाएगी, मददता की जाएगी। अगर उसके बाद भी कोई रास्ता नहीं निकलता है तो वो कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। और जैसे देखा जाता है कि फैमिली कोर्ट में ये को लगता है डोमेस्टिक वायलेंस, जी उसके बारे में बताइए। वो डोमेस्टिक वायलेंस यही है पर्टिकुलर कि अगर किसी महिला के साथ क्रूरता हुई है, शारीरिक, मानसिक, यौन, कोई भी तरह की क्रूरता, तो वह अपने संबंधित थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। हस्बैंड वाइफ को बैठाकर उनके
पहले क्या होता था, सीधा एफआईआर। अभी एफआईआर नहीं होती है, पहले काउंसलिंग्स होती हैं, दोनों पक्षों को सुना जाता है। ये एक सोचिए कि ये पुरुष के लिए भी ये अच्छी बात है कि वो अपना पक्ष सामने रख पाते हैं। ये सिर्फ महिलाओं के अधिकार के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है कि वो अपना पक्ष सामने रख पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं थी। अगर वहाँ से मामला पूरा मैटर सुलझ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं सुलझता है तो फिर आगे वो कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। अब कई ऐसी वाइफ है जो लंबे समय तक स्ट्रगल कर रही है और उनको जैसे मान लो हस्बैंड ने अब्यूज़ किया है, गाली गलौज की है और थप्पड़ मारी है, तो थप्पड़ से तो कोई निशान नहीं पड़ा, तो उनका कोई वैसा मेडिकल चेकअप तो हुआ नहीं होगा कि उसके पास प्रूफ होंगे। तो क्या इस कंडीशन में भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस मैंने तो आपको पहले ही बताया कि शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना भी दी गई है, तो वो उस कंडीशन में वो जाकर कंप्लेन कर सकती हैं। मतलब मानसिक प्रताड़ना भी बिल्कुल उसमें काउंट होती है। तो मोनिका जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि आजकल देखा गया है बहुत सारे केस झूठे लगने लग गए हैं। उसके चलते हुए होता है जो सही केस लगा रहे हैं उनको भी नहीं मिलता है सही। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अभी क्या हो रहा है, जब महिलाओं को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो गई है तो कुछ लोग, मैं नहीं कहूँगी सब, कुछ हद तक ऐसे कुछ झूठे केस भी लगाए जा रहे हैं। इसमें अभी ये जो हुआ है पुलिस ने कि मतलब ये हुआ है कि आप बैठकर अपना पक्ष भी बता सकते हैं, काउंसलिंग हो सकती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। बट महिलाएं उसका मिसयूज़ कर रही हैं, इसलिए जिन महिलाओं को इसकी रियल में ज़रूरत है ये उनके खिलाफ जा रही हैं चीज़ें। हालांकि पुरुषों को सुनना भी उतना ही ज़रूरी है जितना महिलाओं को सुनना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो जैसे जो 144 का केस है जिसमें पैसे बनने में, केस लगने के बाद कितना समय लगता है पैसे बनने? देखिए, टाइम पीरियड तो ऐसा डिसाइडेड नहीं है, बट ये है कि जब से आपने केस लगाया है आपका मेंटेनेंस उस डेट से ग्रांट होता है। जैसे पहले इंटरिम राशि बन जाती है, इंटरिम राशि बन जाती है तो फिर मान लो वो 2 साल 3 साल केस चला, तब तक वो राशि उसे मिल रही है, इंटरिम राशि उसको फिर मिलती जब रहेगी। मेंटेनेंस ग्रांट होगा, कोर्ट द्वारा ऑर्डर होगा, तो फिर वो तो फिर अगली ऑर्डर से ही स्टार्ट होगा ना? नेक्स्ट ऑर्डर से, सेम डे से भी हो सकता है, नेक्स्ट ऑर्डर से भी हो सकता है। अच्छा जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं कि जो महिलाओं को जानकारी नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, कई ऐसी महिलाएं हैं जो वाकई ही मानसिक प्रताड़ना सह रही हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई चोट लगी है, कोई निशान है तो ही हम केस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। और सब अपने घर में अच्छे से रहिए, क्योंकि छोटे छोटे झगड़ों को लेके कोर्ट कचहरी जाएंगे तो लंबे समय तक सिर्फ डेट पे डेट ही मिलती रहेगी। ये भी है, डेट्स मिल रही हैं, पर बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जिनका सल्यूशन समाज में बैठक या किसी भी तरीके की बैठक या काउंसलिंग से नहीं निकल रहा है। तो लोग उस कंडीशन में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और फैमिली कोर्ट का बेसिक यही है, पारिवारिक जो ये समस्याएं हैं इनको सुलझाना। सबसे बेसिक चीज़ें यही हैं। बच्चों की कस्टडी हो गया, महिलाओं के अधिकार हो गए, विवाह संबंधित कुछ चीज़ें हो गई, तो कोर्ट के थ्रू भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हाँ वो तो है। कुछ मैं ये देखती हूँ कि कई बार जो पुरुष होता है वो अपने परिवार में इतना वो इंक्लूड रहता है, उसके परिवार वाले इतना फैमिली में वो रहते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी टूट जाता है। मैंने ऐसा केस देखा है जिसमें म्यूचुअल डाइवोर्स लगा हुआ था और लिटरली वाइफ और हस्बैंड दोनों रो रहे थे एक दूसरे को देखकर, पर उनका ये था कि हमारे परिवारों के बीच ईगो इतना बड़ा हो गया है कि हम अभी साथ नहीं रह पा रहे हैं। उसमें मजिस्ट्रेट ने एक काम किया, पूरे परिवारों को बाहर भेजा और हस्बैंड और वाइफ के बीच में बात करवाई, सुलह करवाई। उनको बोला आप अलग हो जाइए, आप एक टाइम पीरियड तक रहिए, अपनी फैमिली से रिश्ता रखिए, बट आप अगर साथ रहना चाहते हैं, आपके बीच थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं साथ रहने की, तो आप इस रिश्ते को कंटिन्यू करिए। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है फैमिली में जब छोटे छोटे विवाद होते हैं कि वाइफ कहती है कि भाई कोई प्रॉब्लम है आपकी फैमिली को लेके, तो वो हस्बैंड सुनता नहीं है, ध्यान नहीं देता है कि नहीं कोई बात नहीं। और कई बार लड़कियां जो होती हैं जो वो भी अपने मायके में इतना वो इन्वॉल्व उनको करती हैं अपने परिवार में कि परिवार एक बहुत बड़ी वजह वो भी है। देखिए, समस्या दोनों तरफ से है, चाहे पुरुष बोला जाए, चाहे महिला बोला जाए, चाहे पारिवारिक बोला जाए। बहुत सारे फैमिलीज़ भी इतना इंटरफेयर करती हैं, लॉज भी इंटरफेयर करते हैं। बहुत बार हस्बैंड वाइफ का रिश्ता आपस एक दूसरे की वजह से नहीं बिगड़ रहा होता है, किसी थर्ड पर्सन इन लॉज की वजह से बिगड़ रहा होता है। यहाँ आपको चाहिए कि आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग से
सारी चीज़ें क्लियर रखें और जितना अच्छा हो सके अपनी बातों को क्लियर रखें। बातों को क्लियर रखिए, जी सही बात है। तो यही कहूँगी, अच्छे से रहिए परिवार में, छोटे छोटे झगड़ों को इग्नोर कीजिए, एक दूसरे की सुनिए और समझिए एक दूसरे को कि घर में बात करने से ज़्यादा अच्छा है कि ना कि कोर्ट कचहरी जाके। तो खुश रहिए। धन्यवाद मोनिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू।